बाहर परिंदों की चहचहाहट आज मेरे दिल को एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी। हर शय उजली उजली लग रही थी, जैसे कुछ बहुत खास होने वाला हो। और वैसे भी खास तो था ही, क्योंकि 2 साल बाद मेरी छोटी बहन महरीन कुछ दिन मेरे पास रहने के लिए आ रही थी। नदीम से मेरी शादी को पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन आज पहली दफ़ा मेरी छोटी बहन महरीन चंद रोज़ रहने के लिए मेरे पास आ रही थी। सुबह सुबह का वक्त था और मैं किचन में आ चुकी थी, क्योंकि मैंने अभी उसके लिए खाना भी बनाना था। अम्मी के इंतकाल के बाद वो घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी, और अगरचे मेरा बड़ा भाई उसका ख्याल रखता था, मगर मेरा दिल हर वक्त उसकी फ़िक्र में रहता। मैंने उसके पसंदीदा आलू के पराठे बनाने का सोच रखा था और पूरे घर को ऐसे चमकाया जैसे कोई त्यौहार हो। सुबह के 7 बज रहे थे और 8 बजे ही महरीन ने बस स्टैंड पे पहुंच जाना था। मेरा मैका मेरे ससुराल से काफ़ी दूर था, इसीलिए रिक्शा या मोटरसाइकिल का काम तो था नहीं। हम ज़्यादातर सफ़र बस से ही करते थे। सुबह सुबह तो मैं कामों में इतनी मगन हो गई कि मुझे ख्याल ही न रहा कि मैं जाकर नदीम को उठा दूं, ताकि वो जाके महरीन को ले आए। अचानक से ख्याल आने पे मैं फ़ौरन से कमरे की तरफ निकल पड़ी, लेकिन जब ड्राइंग रूम के पास से गुजरी तो मुझे हैरत का झटका लगा। मेरा देवर ज़ुहैब, जो अमूमन देर से सो के उठता था, आज खिलाफ़े तवक्को ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मगर मैंने नोट किया कि उसकी नज़रें बार-बार घड़ी की तरफ जा रही थीं। मुझे हैरत तो हो रही थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अभी मैंने नदीम को भी उठाना था और वो सोए हुए थे। जुमे का दिन था, उन्होंने काम पे भी नहीं जाना था, इसीलिए ही वो आज देर तक सोए हुए थे। मैं कमरे में गई तो नदीम ने मुँह तक कंबल ओढ़ा हुआ था। "नदीम, बस का वक़्त होने वाला है और आप अभी तक सो रहे हैं?" मैंने जाके नदीम का बाजू हिलाया तो नदीम ने सर से कंबल उतारा। "अभी तो 7 बज रहे हैं, 8 बजे ही जाना था।" वो ये कह के फिर कंबल मुँह तक ओढ़ गए। "नदीम यार, आपको क्या हो गया है? 8 बजे उसने वहाँ तक पहुँच जाना है, वो अकेली लड़की वहाँ पे क्या करेगी? उठें और जाके बस स्टैंड पे जाएँ, वो परेशान ना हो जाए। और वैसे भी अभी तो आपने मुँह धोना है, तैयार होना है, वक़्त लगेगा आपको। उठें।" मैं अभी भी ज़िद कर रही थी कि वो उठ जाएँ। मैं जानती थी कि 8 बजे ही उसने आना था और अभी उसके आने में 1 घंटा था, लेकिन हमारा घर भी बस स्टैंड के कोई करीब नहीं था, बल्कि काफ़ी दूर था। यहाँ से नदीम को जाने में भी वक़्त लगना था, और फिर मैं चाहती थी कि नदीम महरीन के आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाए, ताकि वो वहाँ पे अकेली परेशान ना हो। "प्लीज़ आप निकल जाएँ घर से। महरीन पहली बार अकेली इतने तवील सफ़र पे निकली है, कहीं वो अड्डे पे परेशान ना हो जाए। और हाँ, वापसी पे उसके लिए वो वाली गुलाब जामुन ज़रूर लीजिएगा जो उसे पसंद है।" मैं अब उन्हें उठाने के साथ-साथ अपनी बहन की पसंद भी बता रही थी। दरअसल नदीम से मेरी पसंद की शादी हुई थी और मैं नदीम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नदीम मेरी हर एक बात मानते थे और मुझे उम्मीद थी कि अब वो मेरी ये बात भी मानेंगे। मेरे बार-बार इसरार करने पे नदीम को वहाँ से उठना ही पड़ा और वो फ़ौरन से बाथरूम में घुस गए। मैं अभी भी कमरे में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि नदीम बहुत ज़्यादा सुस्त थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो इधर-उधर के कामों में वक़्त ज़ाया करें। जल्दी-जल्दी नदीम ने तैयारी की और घर से निकल पड़े। नदीम घर से गए तो मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। उनके जाने के बाद मैंने एक गहरा साँस लिया और महरीन के कमरे की तरतीब दुरुस्त करने लगी। मैं गेस्ट रूम में ही महरीन को ठहराने का सोच चुकी थी, इसलिए अब उसे थोड़ा बहुत सेट कर रही थी। सेट तो वो पहले से ही था, लेकिन मैं उसकी चादरें बदल रही थी, क्योंकि कितने दिन हो गए थे मैंने गेस्ट रूम की ज़रा भी तब्दीली नहीं की थी। मेरा घर, जो अब तक सिर्फ़ 3 अफ़राद की ख़ामोशियों का अमीन था, आज एक नई रौनक का मुंतज़िर था। मुझे उस वक़्त ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह रौनक किसी ऐसे तूफ़ान का पेश ख़ैमा साबित होगी, जो मेरे अपने ही खून और सुहाग के गिर्द घेरा तंग कर देगा। मैं किचन में आई और जल्दी-जल्दी हाथ चलाने लगी। पराठे का सामान मैंने जोड़ के रख लिया था, ताकि जब महरीन घर पहुँचे तो उस वक़्त ही मैं गरम-गरम पराठे बनाऊँ। अब मैं चाय बना रही थी। मुझे सुबह-सुबह चाय पीने की आदत थी और कामों में लगे हुए मुझे काफ़ी देर हो गई थी। अभी तक मैंने चाय नहीं पी थी। अपने लिए चाय बनाने के बाद मैं वहीं पे बैठ के चाय पीने लगी कि अचानक से किचन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ था, कुंडी तो नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी हल्का-सा बंद था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं दरवाज़े की तरफ देखने लगी, लेकिन दरवाज़े पर ज़ुहैब को देख के हैरान रह गई। वो आहिस्ता से दरवाज़े से झाँक के किचन में देख के फ़ौरन ही वहाँ से मुड़ गया। "ज़ुहैब, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ।" मैंने कहा तो उसे वापस किचन में आना पड़ा। मैंने उसे इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो कुछ बता के नहीं गया था। मुझे लगा शायद उसे कोई काम हो। "जी भाभी, क्या बात है?" वो तो मुझसे ही सवाल कर रहा था। "ज़ुहैब, तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है? क्या करने आए थे?" मैं जवाब देने के बजाय सवाल करने लगी थी।
भाभी मैं तो ऐसे ही बस, उसने इतना ही कहा और बिल्कुल खामोश हो गया। मैं तो भाई को देखने आया था। अचानक से उसने अपनी बात मुकम्मल कर दी। मुझे भी लगा कि शायद नदीम को देखने आया हो, इसीलिए मैं खामोश हो गई और वो वहाँ से चला गया। मैं चाय पी के वहाँ पे बैठी रही थी क्योंकि मुझसे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा था। चाय मैं पी चुकी थी और अब बिल्कुल ही फ़ारिग बैठी थी। अचानक से ख़्याल आने पे मैं फ़ौरन से उठी और फ्रिज से दूध निकाल के स्लेब पे रख दिया। मुझे ख़्याल आया कि महरीन के लिए दूध वाली सेवइयाँ बना लूँ क्योंकि उसे दूध वाली सेवइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थीं और वैसे भी वो इतने दिनों बाद आ रही थी, उसे सिर्फ़ पराठों पे तो नहीं टाल सकती थी। मैंने जल्दी-जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दिया और उसके लिए सेवइयाँ बनाने का सोच लिया। वैसे भी हमारे पूरे घर में दूध वाली सेवइयाँ बहुत पसंद की जाती थीं। मैंने सोचा चलो सभी घर वाले खा लेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। मेरे कोई सास-ससुर तो थे नहीं और ना ही मैके में माँ-बाप थे। एक बड़ा भाई था जो शादीशुदा था। मैं अभी किचन में खड़ी काम ही कर रही थी कि अचानक से ज़ुहैब खिड़की से झाँकता हुआ फ़ौरन वहाँ से चला गया। ज़ुहैब का बार-बार किचन के चक्कर लगाना मुझे बस नदीम की खोज लगी थी, मगर तकदीर के पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। मैं तो बस खुश थी कि मेरी बहन मेरे साए में आ रही है, ये सोचे बगैर कि कभी-कभी साए ही इंसान को अंधेरों में धकेल देते हैं। मैंने मोबाइल जर्सी की जेब से निकाला तो पूरे 8:30 बज रहे थे। घड़ी देख के तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि अब तो नदीम को भी आ जाना चाहिए था। उन्हें काफ़ी देर हो गई थी घर से गए हुए और वैसे भी 8 बजे तो बस स्टैंड पर महरीन ने आ ही जाना था। मुझे अब उन दोनों की फ़िक्र होने लगी थी। अचानक से गेट खुलने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ के किचन से बाहर निकल गई। दरवाजे से नदीम अंदर दाखिल हो रहे थे। अभी तक महरीन मुझे नज़र नहीं आई थी लेकिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब नदीम के पीछे ही महरीन चादर में लिपटी खड़ी थी। मैं दौड़ के उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। मैंने तो उसे दरवाजे से आगे ही नहीं आने दिया बल्कि वहीं पे ही पहुंच गई। जैसे ही मैं उसके गले लगी तो मेरे दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई। महरीन आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? मैं उससे मिलने के साथ-साथ उससे सफ़र की मालूमात भी ले रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे बस का सफ़र बहुत ही मुश्किल लगता है। उसे बस में चक्कर आते हैं। नहीं आपा, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अब्दुल्ला भाई ने मुझे उल्टी वाली गोलियाँ दे दी थीं, जिससे मुझे रास्ते में बिल्कुल भी चक्कर नहीं आए। महरीन ने ये कहा, तो मुझे भी कुछ इत्मीनान हुआ। चलो आ जाओ, अब यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर चलो ना। मैं उसे अंदर जाने का कह रही थी, हालांकि मैंने खुद ही उस बेचारी को दरवाजे तक रोक रखा था। सहन अबूर करके मैं फौरन ही उसे गेस्ट रूम में ले गई। नदीम अभी अपनी बाइक खड़ी कर रहे थे। महरीन से भाई और भाभी की हल्की फुल्की खैर खैरियत जानने के बाद मैं उसे अपने साथ लेके किचन में आ गई। वो किचन में चारपाई पे बैठ गई और मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगी। अभी मैंने सब घर वालों के लिए भी नाश्ता बनाना था। मैं काम करने के साथ-साथ अपनी बहन से बातें भी कर रही थी। अचानक से दरवाज़ा खुला और ज़ुहैब अंदर आता दिखाई दिया। ज़ुहैब की नज़रें थोड़ी देर के लिए महरीन पे ही जम गईं, मगर फिर वो मुझसे नाश्ता माँग के फ़ौरन ही वहाँ से बाहर निकल गया। मैं जल्दी-जल्दी हाथ चला रही थी। थोड़ा बहुत काम तो मैंने पहले ही कर लिया था, सिर्फ़ पराठे ही बनाने थे। सेवइयाँ तो मैं पहले ही बना चुकी थी। मैंने पराठा बनाया और जाके ज़ुहैब को दे आई क्योंकि वो भूख का बड़ा कच्चा था। सारा नाश्ता बनाया तो महरीन को लेके सहन में ही आ गई क्योंकि मैं सहन में ही नाश्ता लगाने वाली थी। नाश्ता करने वाले सिर्फ़ हम 3 ही रह गए थे। ज़ुहैब तो कर चुका था। मैंने नदीम को भी बाहर बुला लिया, हम सब ने मिलके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद नदीम वहीं पे बैठे रहे थे और हम सब बातें करते रहे थे। अभी हम वहीं पे बैठे बातें कर रहे थे कि ज़ुहैब भी आके हम सब के साथ ही बैठ गया। उसकी नज़रें तो महरीन से हट ही नहीं रही थीं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था लेकिन फिर मैं ये समझती थी कि शायद वो उसे अपनी बहन ही समझता हो, क्योंकि वो मुझे भी अपनी बड़ी बहन का ही दर्जा देता था। वक्त जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। महरीन मेरे घर 1 हफ्ता रहने के लिए आई थी। महरीन को मेरे घर आए हुए पूरे 3 दिन हो गए थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके लिए ऐसे-ऐसे खाने बनाऊँ कि वो उँगलियाँ चाटती रह जाए। जब से वो आई थी मैं सिर्फ़ खाना बनाने का काम ही कर रही थी। आज जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं नमाज़ पढ़ने से पहले ही महरीन के कमरे में चली गई। मैं रोज़ाना नमाज़ पढ़ने से पहले ही उसके कमरे का चक्कर लगाती थी कि कहीं उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वैसे भी वो रात को कह रही थी कि उसके सर में थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा है। उससे तो खाना भी बहुत थोड़ा खाया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जाके देख आऊँ। आज भी जब मैं उसके कमरे में गई तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। उसे नमाज़ पढ़ता देख के तो मैं खामोशी से उल्टे कदम सहन में आ गई और वज़ू करके अपने कमरे में चली गई। क्योंकि नमाज में अब वक्त बहुत कम रह गया था। नदीम अभी तक सोए हुए थे, मेरे शौहर थे तो बहुत ही अच्छे और मेरा बहुत ख़याल रखते थे। लेकिन नमाज का वो बिल्कुल ख़याल नहीं करते थे।
कभी कभी मेरे ज़बरदस्ती उठाने पे ही वो उठ के चले जाते थे, वरना तो वो सोए रहते थे और काम के वक्त ही उठते थे। आज भी नदीम सोए हुए थे। मैंने नमाज अदा किया और कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ गई। मैं कुरान पाक पढ़ रही थी कि दरवाज़ा खुला, तो मैंने अपनी नज़रें दरवाजे पे गाड़ ली। लेकिन दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि महरीन खड़ी थी। महरीन को देख के मैंने उससे अपने पास ही बुला लिया। मैं जाए नमाज पे बैठ के ही कुरान पाक पढ़ रही थी। उसे मैंने बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। आपा नाश्ता कब बनाएंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। महरीन ने नाश्ते का कहा तो मैंने कुरान पाक को फोल्ड किया और जाके अलमारी के ऊपर रख दिया। तिलावत मैं वैसे कर चुकी थी और अब उठने ही वाली थी। महरीन को लेके मैं किचन में आ गई। महरीन चारपाई पे बैठी रही और मैं नाश्ता बनाती रही। वो मुझसे कहती रही कि वो मेरा हाथ बटाना चाहती है, लेकिन मैंने खुद ही उसे मना कर दिया। वो मेरे घर की मेहमान थी और अब मैं उससे काम तो नहीं करवा सकती थी। आज तो नाश्ते में मैंने हलवा पूरी बनाई थी, क्योंकि हलवा पूरी नदीम को बहुत पसंद थी। उनके साथ साथ महरीन को भी हलवा पूरी बहुत अच्छी लगती थी। मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन ये मैंने सिर्फ और सिर्फ नदीम और महरीन की खुशी के लिए ही बनाई थी। नाश्ता आज भी हम सब ने मिलके ही किया था, लेकिन आज नदीम नाश्ता करके फ़ौरन ही काम के लिए निकल गए थे। नदीम का एक बहुत ही अच्छा कारोबार था जिसकी देखभाल वो खुद करते थे। ज़ुहैब भी उन्हीं के कारोबार में हाथ बटाता था। वैसे तो वो कारोबार उन दोनों भाइयों का ही था, क्योंकि मेरे ससुर ही पहले उसे चलाते थे, लेकिन अब उसकी ज़्यादातर देखभाल नदीम ही किया करते थे, क्योंकि वो बड़े भाई थे। हम दोनों बहनें कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक से महरीन दरबार पे जाने की ज़िद करने लगी। हमारे घर से दरबार ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन पैदल जाने में आधा घंटा लग ही जाता था। आपा आपा प्लीज़ चले ना, कितने दिन हो गए हैं कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए। वो मुझे दरबार पे जाने का कह रही थी। उसके उतने इसरार पे मैं मना नहीं कर पाई। अच्छा बाबा चलते हैं, इतना कह रही हो तो। मैंने ये कहा तो उसकी खुशी की इंतहा ही न रही। आभा ठीक है, मैं अभी चादर लेके आती हूँ। वो वहाँ से चादर लेने के लिए उठ रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अरे अरे, अभी इतनी सुबह सुबह जाके हम क्या करेंगे? अभी तो वहाँ पे कोई होगा भी नहीं। दोपहर में चलेंगे ताकि वहाँ रश तो हो। मैंने उसे ये कहा तो वो बैठ गई। वो मेरे कमरे में बैठी थी और मैं उससे बातें करने के साथ साथ अपने कमरे की सफाई भी कर रही थी। सफाई करते करते तो मुझे काफ़ी देर लग गई, क्योंकि मैंने अपने कमरे के साथ साथ ज़ुहैब के कमरे और सहन में झाड़ू भी लगाया था। मैं जहाँ जाती महरीन मेरे पीछे पीछे आ रही थी, क्योंकि हम दोनों बहनें बातें भी साथ साथ ही कर रही थी। जब घर का सारा काम हो गया तो दोनों बहनें दरबार के लिए तैयार हुईं। मैंने तो बुर्का पहना था, लेकिन महरीन चादर पहनती थी। उसे बुर्का पहनने की आदत नहीं थी। हम दोनों घर से निकलने ही लगी थी कि अचानक से ज़ुहैब ने हमें रोक लिया। भाभी जान, आप कहाँ जा रही हैं? ज़ुहैब देख तो महरीन की तरफ रहा था, लेकिन सवाल मुझसे कर रहा था। ज़ुहैब, हम दरबार पे जा रहे हैं। महरीन जिद कर रही थी कि इतने दिन हो गए हैं, वो कहीं गई नहीं। मैं ये कह के अब उसे दरवाजे से निकलने लगी कि ज़ुहैब कहने लगा वो हम दोनों को बाइक पे ही छोड़ आता है। पहले तो हम दोनों बहनों ने सोच लिया कि हम दोनों पैदल ही जाएंगी, लेकिन अब ज़ुहैब हमें छोड़ने का कह रहा था। नहीं ज़ुहैब, हम दोनों पैदल ही चली जाएंगी, और वैसे भी मोटरसाइकिल पर दो लोग बड़ी मुश्किल से बैठ सकते हैं। और तुम काम पे नहीं गए क्या? मैं उसे जवाब देने के साथ साथ उससे सवाल भी कर रही थी। नहीं भाभी, भाई ने कहा कि ज़्यादा काम नहीं है, वो खुद ही गए हुए हैं। आप कहें तो मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ, पैदल जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मोटरसाइकिल पे ही जाएं। ज़ुहैब ने ये कहा तो मैं भी सोचने लगी। वो कह तो सही रहा था। पैदल जाने में बहुत वक्त लग जाना था, लेकिन महरीन के चेहरे पे आई परेशानी देख के मैंने ज़ुहैब को इनकार कर दिया। महरीन को देख के यही लग रहा था कि वो ज़ुहैब के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। हम दोनों बहनें घर से निकल पड़ी थीं। वैसे पैदल जाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, क्योंकि हम दोनों बातें करती हुई गई थीं। बातों बातों में तो हमें सफ़र का एहसास ही नहीं हुआ और हम अपनी मंजिल को पहुंच गईं। आज तो दरबार पे वाकई बहुत ज़्यादा रश था। दुआ वगैरह करने के बाद कुछ देर तो हम वहीं बैठे, लेकिन फिर घर की तरफ निकल पड़े। वापसी पे हम दोनों ने रिक्शा कर लिया था, क्योंकि महरीन कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है। रिक्शे वाले ने हमें 10 मिनट में ही पहुंचा दिया था। घर पहुंचे तो हम दोनों बहुत थके हुए थे। मैंने महरीन को सहन में बिठाया और उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में पहुंच गई। चाय की तलब तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन मैं महरीन के भी साथ में ही बना रही थी। मैं 2 कप चाय लेके सहन में आ गई। हम दोनों बहनें चाय पीने के साथ साथ बातें भी कर रही थीं। हम दोनों वहीं पे बैठी थीं कि अचानक से दरवाज़ा खुला और ज़ुहैब बाइक लेके अंदर आ गया। उसके हाथ में कुछ था। वो बाइक साइड पे खड़ी करके लिफाफा मेरे हाथ में थमा के वहीं पे बैठ गया। भाभी, ये समोसे हैं। उसने ये कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा। ज़ुहैब, ये तुम क्यों लाए हो? मैं वो लिफाफा खोलने के साथ साथ उससे पूछ भी रही थी।
भाभी, मैंने सोचा कि महरीन आई हुई है तो समोसे लेके चलता हूँ। हमारी मेहमान है ना वो। ज़ुहैब देख महरीन को रहा था लेकिन जवाब मुझे दे रहा था। मुझे उसकी हरकतें बड़ी अजीब लग रही थीं। वो महरीन को किसी और नज़र से ही देखता था। महरीन बेचारी उसकी इन हरकतों की वजह से डरी डरी रहती थी, लेकिन अब वो ले आया था तो मैं क्या कर सकती थी। मैं वो लिफाफा उठा के किचन की तरफ चल पड़ी। भाभी, मैंने अपने लिए भी लिए थे, मुझे भी प्लेट में निकाल के दे दें। मैं वहाँ से उठी ही थी कि ज़ुहैब अपने समोसों का भी मुझे कहने लगा। मैं 5 मिनट में ही समोसे प्लेट्स में डाल के बाहर ले आई। बाहर ज़ुहैब और महरीन दोनों अकेले बैठे थे। महरीन तो बेचारी डरी सहमी सी लग रही थी, लेकिन ज़ुहैब हशाश बशाश बैठा था। आओ महरीन, मेरे कमरे में बैठ के खाते हैं। टीवी भी चला लेंगे, शायद कोई अच्छी सी मूवी लगी हो। मैं ज़ुहैब को समोसे देने के साथ साथ महरीन को वहाँ से उठने का कह रही थी, क्योंकि मैं उसे यहाँ पे नहीं बिठा सकती थी। उसकी शक्ल से यही लग रहा था कि वो यहाँ ज़ुहैब के साथ नहीं बैठना चाहती। मैंने ये कहा तो वो फ़ौरन ही चारपाई से उठ खड़ी हुई और मेरे साथ चल पड़ी। लेकिन ज़ुहैब की शक्ल तो जैसे बुझ सी गई थी। हम दोनों बहनें कमरे में आकर समोसे खा रही थीं और साथ में एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म देख रही थीं। आज तो हमें वाक़ई बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मूवी तो 2-3 घंटे चलती रही थी और वक़्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। मूवी ख़त्म हुई तो मैं दौड़ के किचन में आ गई, क्योंकि आज अभी तक मैंने शाम के खाने की कोई तैयारी भी नहीं की थी। आज मैंने आलू गोश्त बनाने का सोचा हुआ था और गोश्त भी फ्रिज में ही रखा हुआ था। मैं किचन में आई तो मेहरीन अपने कमरे में चली गई थी। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। खुदा के शुक्र से वक्त पे खाना बन गया था। खाना बना तो नदीम भी आ गए, लेकिन वो ये कह के जल्दी जल्दी खाना खा के वहाँ से निकल गए कि आज रात उन्हें मुल्तान पहुँचना है, किसी बहुत ज़रूरी काम से। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो रात का खाना खाने के फ़ौरन बाद तैयार होकर घर से निकल पड़े। अब घर में ज़ुहैब, मैं और मेहरीन के सिवा और कोई भी नहीं था। एक तो दिल कर रहा था कि आज मेहरीन के पास ही सो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। इसीलिए मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। रात का ना जाने कौन सा पहर था। प्यास की वजह से मेरा गला खुश्क हुआ तो मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ आ गई। किचन में से मैंने पानी पिया और दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय मेहरीन के कमरे की तरफ चल पड़ी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वो ठीक से सोई है कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ उसके कमरे के करीब गई तो दरवाजे पे हाथ रखते ही दरवाज़ा खुलता गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि महरीन तो दरवाज़ा खोल के कभी नहीं सोती थी। मैंने अंदर जाके देखा तो मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ें महसूस हो रही थीं। कमरे की हालत बिखरी हुई थी और महरीन बेचारी कोने में सिसक सिसक कर रो रही थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं दौड़ के महरीन के पास गई और उसे गले से लगा लिया। महरीन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? मैं उससे सवाल कर रही थी, लेकिन उसने घुटनों में सर दबाया हुआ था और फूट फूट के रो रही थी। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात कही कि मेरे सर पे आसमान ही टूट पड़ा। मेरा गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। जिस बात का शक था वही हुआ। ज़ुहैब ने अपनी घिनौनी हरकत से ये साबित कर दिया कि वो कितने दिनों से महरीन पे गंदी नज़रें रखे हुए था। मैं फ़ौरन से दौड़ के ज़ुहैब के कमरे में गई तो वो ऐसे सोया हुआ था जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। वो गहरी नींद में था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद वो दिखावा कर रहा है। मैंने जाके फ़ौरन से एक झटके से उसे उठाया तो वो आंखें मलता हुआ दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गया। भाभी, क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? वो ऐसे भोला बन रहा था जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो ही इस कारनामे के पीछे है, क्योंकि घर पे उसके अलावा कोई और मर्द तो था नहीं। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमने ही महरीन के साथ घिनौनी हरकत की है ना? अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। मैं गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो अभी भी ऐसे मुंह बना के बैठा था कि जैसे वो इस बारे में कुछ भी जानता ना हो। नहीं भाभी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं था, क्योंकि वही मुजरम था। रात तो जैसे तैसे गुजर गई। मैंने सुबह सुबह ही नदीम को कॉल कर लिया। वो दोपहर तक घर भी पहुंच गए। नदीम को मैंने सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। महरीन बेचारी कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकली थी और कमरे में ही घुट घुट के रो रही थी। मेरी बेचारी बहन मुझसे मिलने आई थी और इसके साथ ये सब हो गया। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी। नदीम, या तो आप ज़ुहैब को सज़ा दें या मैं अपनी मर्ज़ी की ही उसे सज़ा दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम बहन के साथ ये सब करने की? मैं गुस्से से अब नदीम को कोई फ़ैसला करने का कह रही थी। नदीम फ़ौरन से मेरा हाथ पकड़ के ज़ुहैब के कमरे में आ गए। ज़ुहैब अभी भी अपने कमरे से नहीं निकला था, क्योंकि मैंने ही उसे निकलने से मना किया हुआ था।
ज़ुहैब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर की इज़्ज़त पे डाका डालने की? तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? नदीम ने ज़ुहैब को गिरेबान से पकड़ रखा था और उस पर चिल्ला रहे थे। नदीम भाई, आपको गलतफ़हमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कसम उठवा लें उससे। ज़ुहैब अभी भी अपनी मासूम शक्ल बनाए इनकार कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि उसके सिवा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि कितने दिनों से उसकी महरीन पे गंदी नज़र थी। ज़ुहैब, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई अब सामने आ चुकी है। ज़ुहैब कह नदीम से रहा था, लेकिन जवाब उसे मैं दे रही थी। लेकिन मेरे होश उड़ गए जब नदीम ने ज़ुहैब को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी भाभी कह रही हैं तो वही सच है। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन आएगा। नदीम गुस्से से ज़ुहैब पे चिल्ला रहे थे। आज मेरी वजह से नदीम ने ज़ुहैब पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा हाथ उठाया था, वरना उन दोनों भाइयों का प्यार तो हमारे ख़ानदान में बहुत ही ज़्यादा मिसाली था। नदीम, आप खुद बताएं, मेरी बेचारी मासूम बहन का क्या कसूर है? वो तो मुझसे मिलने के लिए आई थी कि अपनी इज्जत लुटवा बैठी। अब आप खुद उसकी सज़ा सुनाएं, या फिर मैं इसे ऐसी सज़ा दूंगी कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। मैंने अभी भी फैसला नदीम पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि नदीम ज़ुहैब के बड़े भाई थे। ज़ुहैब अब नज़रें झुकाए खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। फौजिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसकी सज़ा तो इसे मिलनी ही चाहिए। मैं फैसला कर चुका हूँ और यही फैसला इसे मानना होगा। नदीम ने ये कहा तो ज़ुहैब ने नज़रें उठा के नदीम को देखा। मुझे ज़ुहैब पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि अभी उसका गला दबा के उसे मार डालूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं चाहती थी जो सज़ा भी उसे मिले वो नदीम खुद दे। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी बेचारी बहन वहां कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। ज़ुहैब, उसका एक ही हल है, तुम्हें इस गुनाह को अपनी इज्जत बनाना होगा। नदीम ने यह कहा तो मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। नदीम, ये आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नदीम से सवाल कर रही थी। ज़ुहैब अभी भी नज़रें झुकाए खड़ा था। फौजिया, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब ज़ुहैब को महरीन को अपनी इज्जत बनाना होगा। अगर इसने इसके साथ ऐसी हरकत की है तो इसे ही उससे निकाह करना होगा। जैसे ही नदीम ने यह कहा तो कमरे में खामोशी फैल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नदीम ने ऐसा फैसला क्यों किया है, लेकिन नदीम ने मुझे समझाया तो मुझे उनकी बात समझ में भी आ गई। फौजिया, मैंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि इस तरह घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। किसी को ये बात मालूम नहीं होगी कि इस घर में इतना बड़ा गुनाह हुआ है। उन्होंने जो फैसला किया था, अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो भी यही फैसला करता। मैंने भी नदीम के फैसले में हाँ मिला दी और उनसे कह दिया कि मैं महरीन से इस बारे में बात करती हूँ। ज़ुहैब और नदीम दोनों को मैंने वहीं पर रोक लिया था और खुद अकेली महरीन के पास उसके कमरे में गई थी, क्योंकि मैं उसकी मर्ज़ी भी तो जानना चाहती थी। महरीन अभी भी अपने कमरे में बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। वो तो बेचारी पूरी रात ही रोती रही थी। मुझे अपनी बहन को देख के उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला होने वाला था, जिसके लिए उसकी मर्ज़ी जानना बहुत ज़रूरी थी। और वैसे भी मुझे नदीम का फ़ैसला बहुत पसंद आया था। वो सही कह रहे थे, इस तरह महरीन की इज़्ज़त भी बच सकती थी और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ इसी घर में रहने वाली थी। तो और मैं क्या चाहती थी? ज़ुहैब बेशक एक घिनौना शख्स था जिसकी इतनी गलीज़ नज़र थी, लेकिन अब उसके सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, यहाँ तक कि अपने सगे भाई को भी नहीं, क्योंकि मैं महरीन की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करना चाहती थी। महरीन, नदीम और मैंने ये फ़ैसला किया कि हम तुम्हारा निकाह ज़ुहैब से करवा दें, क्योंकि उसने जो हरकत की है, उसका सिर्फ़ यही हल निकल सकता है। इस तरह ख़ानदान में इज़्ज़त भी रह जाएगी और तुम भी अपनी इज़्ज़त बचा लोगी। मैंने ये कहा तो उसने सर उठा के मुझे देखा। आपा, यहाँ आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस घटिया शख्स से निकाह कैसे कर सकती हूँ? महरीन इनकार कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अगर ख़ानदान में उसकी बात फैल गई तो फिर उसका कुछ नहीं बचेगा। महरीन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए उस शख्स से निकाह करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी जान, तुम्हें भी समझने की ज़रूरत है। अगर ये निकाह ना हुआ तो फिर तुम्हारी इज़्ज़त ख़ानदान भर में रुल जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं अपनी बहन को गले लगाए उसके सर का बोसा ले रही थी और उसे समझा रही थी। मेरे बहुत ज़्यादा समझाने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई और इसी में उसकी रज़ामंदी थी। मैं उसकी रज़ामंदी लेके फ़ौरन ही नदीम के पास गई और उनसे कह दिया कि जल्द से जल्द निकाह का इंतज़ाम करवाएं। हमने आज मगरिब के बाद निकाह का वक्त रखा था। शाम होते तो ज़रा भी देर न लगी। नदीम ने ही सारे इंतज़ामात किए थे। निकाह बिल्कुल सादगी से हुआ था, सिर्फ़ घर के लोग ही थे और नदीम के कुछ जानने वाले थे, जो गवाह के तौर पे हमारे घर आए थे। निकाह हो चुका था। निकाह के फ़ौरन बाद मैंने महरीन को ज़ुहैब के कमरे में भेज दिया और ख़ुद अपने कमरे में आ गई। नदीम, आपने सही वक्त पे सही फ़ैसला करके ये साबित कर दिया है कि आप वाक़ई इस घर के बड़े हैं।
आपको ना सिर्फ अपनी इज़्ज़त का बल्कि आपने हमारी इज़्ज़त का भी बहुत ख़याल किया है। हम दोनों मियाँ बीवी बेड पे बैठे एक दूसरे को दिल का हाल सुना रहे थे। नहीं फ़ौज़िया, मैंने तुम लोगों पे कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ज़ुहैब ने जब गलती की थी तो उस गलती को सुधारना भी उसकी ही ज़िम्मेदारी थी। और वैसे भी मासूम लड़की है महरीन, और तुम्हारी बहन भी है। ज़ुहैब ने कभी न कभी तो शादी करनी ही थी। अगर महरीन से कर ली तो क्या हो गया? नदीम ने ये कहा तो मुझे उन पे और भी ज़्यादा प्यार आने लगा। वाकई मैंने उनका इंतखाब करके बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था और अब इस वाक़े को कई दिन हो गए। मेरे भाई की कॉल्स मुझे आ रही थी कि अभी तक महरीन वापस क्यों नहीं लौटी, लेकिन मैंने ही उन्हें कह दिया कि वो अभी चंद दिन और रहेगी। मैं भी कुछ वक़्त लेना चाहती थी क्योंकि मैं जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं वक़्त आने पे सबको ये सच्चाई बताऊँ। महरीन बिल्कुल बुझ के रह गई थी। इस हादसे से पहले तो वो बड़ी खुशी-खुशी मेरे घर में रह रही थी, लेकिन जब से उसका निकाह हुआ था, वो बेचारी तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। उसकी सिचुएशन मैं समझ सकती थी। उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ था। काश उस दिन मैं उसके साथ सो जाती तो उसके साथ ये हादसा ही ना होता। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये होने वाला है। मैं तो समझ रही थी कि ज़ुहैब उसे अपनी बहनों की तरह ही समझता है। आजकल तो महरीन अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलती थी, बल्कि पूरा दिन ही कमरे में रहती थी। घर का काम तो मैं खुद अकेली करती थी, लेकिन मुझे महरीन की परेशानी होती थी। वो तो अंदर ही अंदर घुट-घुट के मर रही थी। मैंने कई दफ़ा उसको समझाने की कोशिश की कि महरीन जो हो गया उसे भूल जाओ। अपने आगे की ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुज़ारो, लेकिन वो मुझे कोई भी जवाब नहीं देती थी और बिल्कुल ख़ामोश बैठी रहती थी। एक दिन जब सुबह नाश्ता बना के मैं उसके कमरे में देने के लिए गई, तो मेरे होश उड़ गए। वो जाए नमाज़ पे बैठी रो रही थी। फ़जर की नमाज़ को कितना वक़्त हो गया था, लेकिन वो अभी तक जाए नमाज़ पे बैठी थी। जब भी मैं उसे रोते हुए देखती तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता। ज़ुहैब और नदीम दोनों काम पे जा चुके थे और घर में हम दोनों बहनें अकेली रह गई थीं। मेरी जान, तुम रोती क्यों हो? वक्त सब ठीक कर देगा। मैंने नाश्ता चारपाई पे रख दिया और उसके साथ ज़मीन पे बैठ गई। मैं उसे दिलासा दे रही थी, हालांकि मैं जानती थी कि उसका गम बहुत बड़ा है। आपा, मेरी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। उसे बड़ी हिम्मत जोड़ के मुझसे ये कहा तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। महरीन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब इसे किस्मत का लिखा समझ के मान लो। मैं महरीन को गले लगाए समझा रही थी, लेकिन वो तो फूट फूट के रो रही थी। जब रो रो के वो थक गई तो मैंने उससे हमदर्दी के कुछ बोल बोले और उसके हाथ में नाश्ता थमा के फ़ौरन ही बाहर आ गई, क्योंकि अब मैं उसे कुछ वक्त देना चाहती थी ताकि वो खुद को संभाल सके। वक्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। एक रात नदीम और मैं कमरे में बैठे खाना खा रहे थे कि ज़ुहैब और महरीन कमरे में दाखिल हुए। उन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत ही अहम बात करने आए हों। आओ ज़ुहैब, आओ महरीन, आओ बैठो। उन्हें देख के मैं बैठने का कहने लगी। महरीन के चेहरे पे परेशानी के सिवा और कुछ भी नहीं था, लेकिन ज़ुहैब पुरअत्तमाद बैठा था। भाई, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़ुहैब ने ये कहा तो नदीम और मैं दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। ज़ुहैब बोलो, क्या बात है? तुम्हें मैं सुन रहा हूँ। नदीम अब उससे पूछ रहे थे, लेकिन ज़ुहैब ने ऐसी बात कही जिसे सुन के मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। भाई, हम दोनों एक अलग घर में रहना चाहते हैं। ये हम दोनों की ही ख्वाहिश है। घर भी हमने देख लिया है। हमारा पुराना घर जहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, हम वहीं जा रहे हैं। ज़ुहैब यहाँ इजाज़त मांगने नहीं बल्कि हमें अपना फ़ैसला सुनाने आया था। उसके लहजे में एक एतमाद था। ज़ुहैब, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अब हमसे अलग रहोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नदीम उसे मना कर रहे थे, लेकिन ज़ुहैब तो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था, क्योंकि वो ठान चुका था वो यहाँ से चला जाएगा। नहीं भाई, ये हम दोनों की मर्ज़ी है, आप हमें रोक नहीं सकते। ज़ुहैब अभी भी अपनी बात पर डटा हुआ था। नदीम के लाख मना करने के बावजूद वो अपना फ़ैसला सुना के वहाँ से चला गया। मैं अपनी बहन को अपने से जुदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब ज़ुहैब ने ये कहा तो कि उसकी और महरीन की मर्ज़ी शामिल है, तो मैं खामोश हो गई। नदीम को भी मैंने समझा लिया कि अब वो दोनों शादीशुदा हैं। उनकी मर्ज़ी है वो जहाँ भी जाना चाहें। अगले ही रोज़ वो दोनों अपना सामान पैक करके उस घर से चले गए। महरीन से जाते वक्त भी मैंने माफ़ी मांगी थी और उसे समझाया था कि अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखे। माफ़ी मैंने उससे इसलिए मांगी क्योंकि आज तक मैं खुद को ही उसके साथ होने वाले हादसे का कसूरवार समझती थी। वो दोनों वहाँ से चले गए थे। नदीम भी अपने काम पे चले गए थे। मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक तो मुझे महरीन की फ़िक्र हो रही थी, तो दूसरा अकेले बैठ-बैठ के मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं उठी और किचन में चली गई।
میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے لیے چائے بنائی اور چائے کا مگ لے کے میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے کمرے میں آ گئی اور ٹی وی چلا کے بیٹھ گئی۔ میں ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی۔ ٹی وی پر بہت ہی اچھی مووی لگی ہوئی تھی۔ اچانک سے مجھے خیال آیا تو میں نے ٹی وی بند کر دیا اور اپنا فون اٹھا لیا۔ میں نے فون پر مہرین کا نمبر ڈائل کر دیا۔ پہلے تو موبائل اس کے پاس نہیں تھا، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی تھی زہیب اس کے لیے ایک موبائل بھی لے آیا تھا۔ میں نے مہرین کے نمبر پہ کال کی تو نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ نمبر جو اس نے کل پرسوں ہی نکلوایا تھا وہ بند کیوں آ رہا ہے۔ مہرین کا نمبر بند آیا تو میں نے زہیب کو کال ملا دی۔ زہیب نے مجھے اس کا ایک اور نمبر دیا اور کہا کہ اب وہ یہی نمبر استعمال کر رہی ہے۔ میں نے زہیب سے وہ نمبر لیا تو فوراً سے اپنے موبائل میں سیو بھی کر لیا اور اس پہ کال بھی ملا دی۔ کال اٹینڈ ہو گئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مہرین تم کیسی ہو، ٹھیک تو ہو نا تم؟ میں اس سے خیریت پوچھ رہی تھی۔ مہرین نے بس ہلکا سا جواب دیا اور یہ کہہ کے فون کاٹنے لگی کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اسے اتنی کیا مصروفیت آ گئی کہ مجھ سے بات نہیں کر سکتی، لیکن پھر اس کے کال کاٹنے پہ مجھے بھی مجبوراً فون رکھنا پڑا۔ اس کا لہجہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن خیر اب میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب میں نے خاندان بھر میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ زہیب کا مہرین سے نکاح ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی سمجھا لیا اور یہ کہہ دیا کہ زہیب بہت اچھا لڑکا ہے، گھر کا لڑکا ہے، اسی لیے میں نے اس کا نکاح کرا دیا۔ بھائی کو عجیب تو لگا کیونکہ میں نکاح کے بعد انہیں بتا رہی تھی، مگر میں نے انہیں سمجھا لیا کہ اب سب کچھ نارمل ہو رہا تھا۔ لیکن ایک بات تھی جو نارمل نہیں تھی اور وہ تھی مہرین، جو آج تک ڈری ڈری سہمی سہمی سی رہتی تھی اور مجھ سے بات کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ فون پہ بھی اس سے میری بہت کم ہی بات ہوتی کیونکہ وہ یہی کہتی تھی کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ ایک دن اچانک سے میرا ذہن بنا تو میں گھر سے مہرین سے ملنے کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہ میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ بور ہو رہی تھی، اسی لیے مہرین کا خیال آنے پہ میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ میں آج اسے بتائے بغیر اس کے گھر جا رہی تھی تاکہ دیکھ سکوں آخر اسے کیا مصروفیت ہے۔ جیسے ہی اس کے گھر کے گیٹ پہ گئی تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر مہرین اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اندر داخل ہوئی تو دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں صحن عبور کر کے جیسے ہی کمرے کے قریب گئی تو مجھے کسی کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید مہرین زہیب سے بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑ گئے جب وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر ندیم کی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب میں نے ندیم کے وہ جملے سنے، مہرین تم اب مجھے معاف بھی کر دو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنا لو۔ ندیم کا یہ جملہ مجھے زہر کی طرح لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھولا اور اندر گئی تو ندیم مجھے دیکھ کے ہڑبڑا گئے۔ فوزیہ تم یہاں؟ ندیم مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ندیم ہاں میں یہاں۔ کیا میں اپنی بہن کے گھر نہیں آ سکتی؟ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان سے سوال کر رہی تھی۔ مہرین کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور وہ باقاعدہ طور پہ رونے لگ گئی تھی۔ مہرین کی حالت دیکھ کے تو یہی لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ مہرین تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ میں اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ آپا مجھے معاف کر دیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ندیم بھائی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں آپ کو سچ نہ بتاؤں، مگر اب میرا دل یہ سچ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر رہی تھی۔ مہرین نے یہ کہا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مہرین کیا بات ہے، کیا چھپا رہی ہو تم؟ ندیم ابھی بھی وہیں پہ کھڑا مہرین کو اشارے کر رہا تھا کہ کچھ بھی نہ بتائے، لیکن میرے مجبور کرنے پہ مہرین نے مجھے سب بتا دیا۔ آپا اس رات میرے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ زہیب نے نہیں بلکہ ندیم بھائی نے ہی کیا تھا، اور یہ الزام زہیب پہ ڈال دیا تھا۔ مجھے بھی صاف صاف منع کر دیا تھا کہ میں کچھ بھی سچ آپ کو نہ بتاؤں، اگر میں سچ بتاؤں گی تو وہ آپ کو طلاق دے دیں گے۔ اسی خوف سے میں آج تک خاموش رہی، لیکن اب میرا دل پھٹ رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جیسے ہی مہرین نے مجھے سچ بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ندیم سر جھکائے وہیں پہ کھڑا تھا۔ ندیم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان سے سوال کر رہی تھی، لیکن وہ سر جھکائے وہیں پہ کھڑے تھے کہ اچانک سے زہیب بھی کمرے میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ زہیب کام پہ گیا ہوا تھا اور اب گھر آ گیا تھا۔ زہیب کو دیکھ کے تو ندیم اور بھی زیادہ گھبرا گیا اور وہاں سے نکلنے لگا، لیکن میں نے انہیں بازو سے پکڑ کے چارپائی پہ بٹھا دیا۔ ندیم آج آپ کو سب کچھ سچ بتانا ہوگا، میں نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ زہیب کی موجودگی میں وہ وہاں سے نہ جا سکا اور سارا سچ ہی اگل دیا۔
ज़ोहेब बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था, उसे भी मेरी ही तरह हैरत का झटका लगा था। भाई, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये घिनौनी हरकत करके मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा दिया। ज़ुहैब नदीम का गिरेबान पकड़ के उससे सवाल कर रहा था। हाँ, तो तुम भी तो यही चाहते थे। तुम भी तो महरीन को पसंद करते थे। तुम्हारी मर्ज़ी पे ही मैंने उससे तुम्हारा निकाह करवाया। इसमें क्या गलती है? नदीम तो निहायत ढिठाई से जवाब दे रहा था। भाई, मैं ये मानता हूँ कि महरीन को मैं पसंद करता था, लेकिन उसके साथ ये घिनौनी हरकत तो मैंने नहीं की थी। अब हकीकत खुल के सामने आ चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नदीम ऐसा कर सकते हैं। मैं तो समझती थी कि वो महरीन को बहनों की तरह समझते हैं, लेकिन वो तो घात लगाए बैठे थे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। महरीन और ज़ुहैब की हकीकत खुल गई थी और वो दोनों एक दूसरे को माफ़ भी कर चुके थे। उनकी ज़िंदगी तो सँवर गई थी, लेकिन मैं तबाह होके रह गई थी। मगर मुझे इस चीज़ का भी इत्मीनान था कि मेरे इस फ़ैसले ने मेरी बहन की ज़िंदगी सँवार दी है। मैंने नदीम से खुला ले लिया और अपने भाई के घर आ गई। मेरी ज़िंदगी पहले की तरह तो नहीं रही थी, लेकिन आज मेरा दिल सकून में था, क्योंकि मैंने सच का साथ दिया था और नदीम को उसके किए की सज़ा दी थी। आज नदीम बिल्कुल तन्हा होके घर में रह रहा है। सुना है कि उसे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। ज़ुहैब उसके घर कदम भी नहीं रखता। सच कहते हैं, बुरा करने वालों के साथ एक दिन ज़रूर बुरा होता है। इज़्ज़त के नाम पे समझौता ना करें। अक्सर औरतें घर की इज़्ज़त बचाने के लिए खामोश हो जाती हैं, लेकिन याद रखें कि इज़्ज़त सच्चाई में है, झूठे पर्दों में नहीं। सच का साथ देके बेशक मैं तन्हा हो गई थी, लेकिन मेरे दिल को एक सकून था। मकफ़ात अमल बरहक है, जो बीज आप बोएंगे वही फसल कल काटेंगे। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जैसा बुरा नदीम ने हम सब के साथ किया था। आज वो उसकी सज़ा भुगत रहा है। कुछ अरसे में मेरा एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया तो अब्दुल्ला भाई ने मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर बहुत सुलझा हुआ इंसान है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ।